जानिब से जहां क्रिकेट एसोसिएशन स्कैंडल जो सामने आया था, जिसमें करोड़ों रुपयों का घपला हवाले से बात की गई थी। तहकीकात इस हवाले से सीबीआई कर रही है और इस सिलसिले में कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी के दफ्तर वाक़ा राजबाग में तलब किया गया है। पूछताछ के लिए तकरीबन 11 बजे के करीब उन्हें तलब किया गया और 5 बजे तक उनसे जो पूछताछ जारी रही। तकरीबन 7 घंटों तक उनसे पूछताछ जारी रही। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से क्रिकेट एसोसिएशन जो सन 2012 में सामने आने वाले करोड़ों रुपए के स्कैंडल केस की तहकीकात के सिलसिले में उन्हें तलब किया गया है। और उसके बाद ही फारूक अब्दुल्ला के जब पूछताछ ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की गई है, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से ही सवालात का जो है सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उन्होंने कहा कि खुसूसी हैसियत की बहाली के हवाले से उनकी लड़ाई जारी रहेगी। और पूछताछ के बाद ही दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हुआ है, जहाँ पीपल्स अलायंस की जानिब से एक मुश्तरका बयान भी सामने आया है। वहीं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी जो है इस पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने ईडी की कार्रवाई को सियासी इंतकाम गिरी से ताबीर किया है, उन्होंने कहा। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और साथ ही साथ सज्जाद गनी लोन की जानिब से भी जो है एक बयान भी है वो जारी हुआ है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टोरेट की तलबी, ईडी की तलबी और पूछताछ की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मरकज जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के इत्तेहाद से खौफजदा है। ये मुश्तरका तौर पर पीपल्स अलायंस की जानिब से जो है मुश्तरका बयान सामने आया है। बिल्कुल, श्रीनगर के अंदर ईडी की कार्रवाई और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ, लेकिन उसके बाद अगर हम पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो उनकी जानिब से इस कार्रवाई की मजम्मत की गई और मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से इनफरादी तौर पर इस कार्रवाई की मजम्मत की गई और न सिर्फ मरकज़ को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हदफ तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करके इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ताहम अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे तो पूछताछ के बाद जो ही वो मीडिया के सामने आया तो उन्होंने अपने अज़ाइम दोहराए और कहा कि आखिरी दम तक जद्दोजहद जारी रहेगी और ये जद्दोजहद सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम का मसला है और जम्मू कश्मीर के अवाम इस मसले को यानी खुसूसी दर्जे को दोबारा हासिल करने के लिए आखिरी दम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जब से गुपकार डिक्लेरेशन के बाद तकरीबन 1 साल के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में रवां महीने श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी हलचल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शुरू हो गई और सियासी बयानबाजी भी जारी है, जहां मरकज़ के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से खासकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान की जानिब से इत्तेहाद की हिमायत की गई और कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलजुल कर मरकज़ से अपना हक वापस लेना चाहिए। वहीं पर मरकज़ी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो बीजेपी की जानिब से न सिर्फ पहले बल्कि अब भी इस इत्तेहाद के हवाले से शक शुबात का इजहार किया। जहां शक शुबात का इजहार किया गया वहीं पर बराह रास्त इस इत्तेहाद को पाकिस्तान और चीन के साथ जोड़ा गया और ये बात कही गई कि पाकिस्तान और चाइना के इशारों पर ऐसे इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ सियासी लीडरान से बात करने की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, वो हमारे साथ जम्मू से फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद है। गुप्ता साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से कल ईडी की कार्रवाई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की गई है, अगर हम पीपल्स अलायंस की बात करें, इस इत्तेहाद की बात करें तो बराह रास्त न सिर्फ मरकजी सरकार को निशाना बनाया गया बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर इल्जामात आयद किए गए कि भारतीय जनता पार्टी और मरकजी सरकार अपनी एजेंसीज के जरिए इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये पीपल्स अलायंस है ही नहीं जी, ये तो गुपकारियों का अलायंस है, इसे गुपकार अलायंस कहना चाहिए। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए कानून के हाथों से इकट्ठे हुए हैं। ये लोग अपने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन्हें कश्मीरियों की कोई फिक्र नहीं है, ना ही ये कश्मीरियों के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए कश्मीरी अवाम ने
गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ कोई भी रुझाव नहीं दिखाया है। जी यह है पहली बात। दूसरी बात, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई। देखिए, क्या फारूक अब्दुल्ला ये रिजेक्ट कर सकते, कह सकते हैं कि वो जेकेसीएस स्कैम में शामिल नहीं है? जी क्या उन्होंने कोशिश नहीं की थी स्कैम से निकलने की? जब 2012 में उन्होंने राम मुंशी बाग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें बाकी दो को एक्यूज को चार्जशीट में डाल दिया और अपने आप को बचा लिया, और उस वक्त किसने बोला? महबूबा मुफ्ती ने बोला कि ये सब ड्रामा है, और महबूबा मुफ्ती ने ही डिमांड की कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जी तो क्या सीबीआई इंक्वायरी नहीं चली? क्या सीबीआई की चार्जशीट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं है एज एन एक्यूज? जी तो फिर ये कहना कि जो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, ये सरासर नाइंसाफी और सरासर गलत है। नहीं, जहां तक बात है पॉलिटिकल वेंडेटा की, जी बिल्कुल देखिए, ये तो एक कंपल्शन बन गई है इन गुपकरियों की, क्योंकि पहले ये आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को ब्लेम करते थे। अब कोई बचा नहीं है तो किसको ब्लेम करेंगे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। जी पहले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला में ईंट पत्थर का बैर था। मुफ्ती ने पीडीपी बनाई किस लिए थी? ये सारी चीजें लोग भी समझते हैं, वो भी जानते हैं। अब क्या करें? आप सिजाद लोन को ले लीजिए। कल तक सिजाद लोन जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गालियां निकालते थे, आज वो उनके साथ उनकी हिमायत कर रहे हैं। गुप्ता महबूबा मुफ्ती जिसने सीबीआई जांच की मांग की, जी। अब जांच हो रही है तो वो उनकी हिमायत कर रही हैं। जी लोग इस बात को समझते नहीं है क्या? इनकी बयानबाजी से क्या फर्क पड़ने वाला है? गुप्ता साहब, ये सरकार- गुप्ता साहब, जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। यहाँ अगर गुपकार डिक्लेरेशन हुई, कुछ सियासी जमातें इत्तेहाद कर रही है, तो बीजेपी को क्या परेशानी है इसमें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात का इशारा दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस इत्तेहाद को लेकर खौफ भी है और कहीं ना कहीं इससे जलस भी हो रही है। बिल्कुल नहीं। जैसे इन लोगों को डेमोक्रेसी में बोलने की इजाजत है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को भी है। जी जी भारतीय जनता पार्टी का कोई खौफ नहीं है इस इत्तेहाद का। भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने हकीकत ला रही है, जी उनको बता रही है कि ये इत्तेहाद किस लिए बना है। ये कश्मीरी अवाम के लिए नहीं बना है। जैसे मैंने कहा, ये अपने आप को बचाने के लिए बनाया है इन्होंने, और दुश्मन देशों के इशारे पे बनाया है। आप इसकी टाइमिंग देखिए, कब हुआ ये? पहली डिक्लेरेशन इन्होंने की जबकि चीन और हमारी फौजें वहां पर गलवान में लड़ रही थी, और दूसरा कब किया? जब फारूक अब्दुल्ला ने 2 बयान दिए जी कि चीन इसको हम 370 के लिए इस्तेमाल करेंगे, कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो चीन के साथ जाना पसंद करेंगे। ऐसे बयानबाजी के बाद साफ जाहिर है कि कौन उकसा रहा है इनको। इसमें कोई, और इसको कहने में अगर आप ये कहें कि हम ये कह रहे हैं तो ये हमारा खौफ है, खौफ नहीं है, हम तो हकीकत बयान ही कर रहे हैं। जी, यानी क्या आपका कहना है कि चीन या दूसरे देशों के इशारों पर ये इत्तेहाद बना है? बिल्कुल बिल्कुल। गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस इत्तेहाद में जम्मू कश्मीर के 3 साबिक वज़राए आला है, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है। तो क्या इससे पहले भी वो इन इशारों पे ही काम करते थे जब वो जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर थे? देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? जी। क्या उमर अब्दुल्ला ने कोई कार्रवाई की? क्या शेख अब्दुल्ला ने कोई कार्रवाई की? और चीन के साथ इनका प्यार नया नहीं है। शेख अब्दुल्ला भी चौवन लाई से मिलने के लिए गए थे। तो ये पुरानी इनकी दोस्तियां हैं जो काम आती हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब सरकार में होते हैं तो इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई होता नहीं है, और जब सरकार में नहीं होते तो हिंदुस्तान के बड़ा दुश्मन के लिए कोई है नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपस में इकट्ठे हो गए हैं, पहले तो एक दूसरे को ब्लेम करते थे, अब सिर्फ बच गया आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, इसी को ब्लेम करते हैं। गुप्ता साहब, ये इतिहास मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तीनों चीफ मिनिस्टर क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि इनको पता कि कानून का लंबा हाथ कभी ना कभी इनको पकड़ेगा। जेकेसीए, ये अपना रोशनी एक्ट स्कैम, फिर जेएंडके बैंक स्कैम, और पता नहीं कितने कितने स्कैम है जिसमें ये लोग शामिल हैं। तो इनको डर है, अब डर इनको सता रहा है, तो क्या करेंगे ये?
गुप्ता साहब, अगर आपको लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये जो लीडरान हैं जिनका इतिहाद बना है, पीपल्स अलायंस की बात करेंगे, गुपकार डिक्लेरेशन जो इतिहाद इनका बना है, अगर आपको लगता है कि ये मुल्क मुखालिफ बयानबाजी करते हैं या मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ उनका कोई राब्ता है, ताल्लुक है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, कानून अपनी कार्रवाई करेगा और जो भी जरूरी होगा कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुप्ता साहब, आपने रोशनी एक्ट की जिक्र की, जेके क्रिकेट स्कैम की बात करेंगे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी शायद जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी फेमस नहीं थी जितनी रोशनी एक्ट की अगर हम बात करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी उसके साथ थी। क्या सिर्फ पीडीपी के लोग उसमें होंगे शामिल या फिर बीजेपी के लोग भी? गौर साहब, आप अपना फैक्ट चेक कर लीजिए। जब ये हुआ था उस वक्त पीडीपी और कांग्रेस का सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी इनके साथ जी। बिल्कुल। ये जो हुआ था 2007 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 2001 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। 2014 में बीजेपी पीडीपी के साथ थी जब, तो 2014 में इसमें कुछ रोशनी में कुछ नहीं हुआ है। 2014 तक तो ये हाई कोर्ट में इसके वर्डिक्ट आ गई थी। जी चलिए गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो है सुरेंद्र सिंह चन्नी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है, वो श्रीनगर से। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से और जिस तरीके से कल ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से इस इत्तेहाद के सभी लीडरान ने कहा कि ये कार्रवाई एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत की जा रही है और एक सियासी इंतकाम गिरी से इसको जोड़ा गया। देखिए अमीन साहब, जहां तक ताल्लुक है इस अपना क्रिकेट स्कैम का, ये बहुत देर से चल रहा है, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही थी। और उसके साथ साथ जब कल का ये वाक़ा हुआ तो कुदरती बात है, जब दो दिन पहले आपका गुपकार डिक्लेरेशन को लेके पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई जी, तो उसी के बीच में अब ये चीज जब बनती है तो ये एक उंगली उठती है इस पे कि अभी तक अगर नहीं हुआ तो आज क्यों हुआ। तो जितनी पार्टीज वहां पे उस गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग में थी, जब अभी इनकी मीटिंग रिसेंटली हुई, क्योंकि हम लोग उसमें नहीं थे, तो कुदरती बात है कि हर आदमी एक शकावर होता। बाकी कानूनी कार्रवाई जो होती है वो चलती रहती है, चाहे आप दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखें, जितने भी केसेस हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस को लेके आज तक कार्रवाइयां की गई है, उनके खिलाफ चल रही थी। तो उसमें कहीं ना कहीं उंगली उठती है कि ये चीजें जो है ये उसी समय क्यों होती हैं कि जब कोई ऐसा कोई काम जो या कोई पॉलिटिकल पार्टी मिल बैठ के कोई ऐसा एजेंडे को लेके साथ चलती है, तो जरूर इस पे उंगली उठी है। और लोगों ने कल इस पे हर आदमी ने चर्चा किया कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ, 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हुआ। तो लिहाजा फारूक साहब कल जब गए थे, उनका स्वयं अपना बयान आया था कि ये गुपकार डिक्लेरेशन को लेके ऐसा हुआ, 370 को लेके ऐसा हुआ, तो हम आगे इसको लेके आगे बढ़ेंगे और हम इन चीजों से नहीं डरेंगे, क्योंकि केस जो उनके खिलाफ है उसकी अलमियत हमें नहीं है कि किस नवीयत का केस है, कैसा है, उस पर एजेंसी इंक्वायरी कर रही है। कल ईडी ने भी उनसे पूछताछ की, तो इसको बयान वो फारूक साहब भी दे सकते हैं कि इसके बीच में सच क्या और झूठ क्या है। सुरेंद्र सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी का इल्जाम है, वो कांग्रेस पर भी इल्जाम आयद करती है कि ये चाइना और पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से इतिहाद बना है ये उन्हीं के इशारों पे ये इतिहाद भी बना है। तो आप इस बीजेपी के जिस तरह से कांग्रेस पर इल्जाम है, आपका क्या कहना है? देखिए, चाइना के लीडरों के साथ झूले कांग्रेस ने और राहुल जी ने, उन्होंने नहीं झूले, इन्होंने झूले, उसके बाद ही ये सारा कुछ हुआ है। तो इल्जाम तराशी जो है बीजेपी का काम है करना, क्योंकि पावर में रह के भी उनको इल्जाम तराशी करनी पड़ती है हम पे, क्योंकि उनको हर जगह पे जहां पे भी उनकी कोताहियां उसको राहुल गांधी ने मुल्की सतह पे उजागर किया और राहुल जी ने ये चीज साबित कर दी कि जहां भी अभी अब जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे, उनको ये पता चलेगा कि हमने कहां पे गलतियां की है। पावर में रह के तो आदमी मतलब पावर में ही होता है, उसको नीचे कुछ चीज नजर नहीं आती है। चलिए सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। लेकिन बात हो रही थी ईडी की कार्रवाई के हवाले से और ईडी की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से सवालात और इशारे जो है वो मरकजी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से लगाए गए और कहा गया है कि
जब इत्तेहाद बना तो उसके बाद यहाँ पर जो है ईडी की कार्रवाई दोबारा से शुरू हो गई और पूछताछ शुरू हो गई ताकि इस इत्तेहाद को तोड़ा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने इसको सिरे से नकारा और कहा ऐसी बात नहीं है, बल्कि कानून अपना काम करेगा और सियासत जो है वो इससे अलग है। एक तरफ से इस इत्तेहाद के लीडरान का मानना है कि सियासी इंतजामगिरी से काम लिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब से बीजेपी का मानना है इत्तेहाद चाइना और पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा है। ईडी की कार्रवाई, फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ तकरीबन 7 घंटों तक पूछताछ जारी रही। उसके बाद ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से या पीपल्स अलायंस की जानिब की बात करेंगे तो उनकी जानिब से भी एक बयान उस कार्रवाई की मजम्मत की गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उन्होंने भी कोई भी स्कैम जिसमें भी शामिल होगा, कोई भी सियासी लीडर उसमें शामिल होगा, उसके खिलाफ साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए।